नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। आज बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इसकी शुरुआत कब से की गई, इनका पिता किसे कहा जाता है, इसका रचना किसने किया, इसके बारे में पूरे विस्तार से आज पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से वीडियो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर समझ में आ जाए। आइए जानते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र। जानते हैं कि अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र है इसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ECONOMIC, इकोनॉमिक्स कहते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे? तो अर्थशास्त्र का परिभाषा ये होता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मानकर चलो एक गांव है, गांव का सालाना टर्नओवर मानकर चलो 2 लाख जा रहा है, 5 लाख जा रहा है। गांव में काम करने वाले लोगों का सालाना इनकम 20 लाख है एक गांव के अंतर्गत। उस 20 लाख को हम एकत्रित कर रहे हैं और उसका आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन हम उसका व्यवस्थित कर रहे हैं, हमने कितना खर्चा किया, हमने कितना क्रय किया, हमने कितना विक्रय किया, ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो इतना परिभाषा समझ में आ गया अर्थशास्त्र का। एक बार फिर से सुनिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इतना हो गया अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्को इकोनॉमिक्स। इतना याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्को इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और मार्को इकोनॉमिक्स को हम लोग समृद्ध अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इनके पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। सन 1776 में एक बुक प्रकाशित हुई थी उनकी, एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेशनल एंड कैश ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि शॉर्ट में इसे कहीं भी पूछता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, तो आप बता दीजिएगा कि एडम स्मिथ, यानी कि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं उनको, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। 1776 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का पूरा नाम होता है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कैश ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि इन्होंने कहा था, एडम स्मिथ का कथन था कि धन ही विज्ञान है, धन ही विज्ञान है, यानी कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। एडम स्मिथ ने कहा था। और वेल्थ ऑफ नेशन के लिए इनको 1776 में बुक जब इनकी प्रकाशित हुई तब इनको अर्थशास्त्र का पिता माना जाने लगा, एडम स्मिथ को। इतना तो याद हो गया अर्थशास्त्र का परिभाषा। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्को इकोनॉमिक्स। पिता इनके एडम स्मिथ है, 1776 में बुक प्रकाशित हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इतना तो हो गया, इन्होंने धन को विज्ञान कहा था। अब अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी कि आप चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या फिर कौटिल्य कहिए, एक ही व्यक्ति का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक थे बिहार के, यानी पाटलिपुत्र के जिस समय के राजा थे, वो इनके गुरु थे कौटिल्य, फिर चाणक्य, फिर विष्णुगुप्त। उन्होंने क्या किया था कि इनको इसलिए माना जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त को इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय राजा थे पाटलिपुत्र के, उस समय क्या था कि शासन चलाने के लिए राजनीतिक शास्त्र, यानी कि राज्यपाठ चलाने के लिए राजनीतिक शास्त्र या फिर सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत एक अध्याय उन्होंने लिखा था। उस अध्याय का नाम दिया था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र अध्याय में टॉपिक था कि राजतंत्र को कैसे चलाए, हमारी प्रजा कैसे सुख समृद्ध रहे, हमारा राजतंत्र कैसे चले, उनके बारे में उल्लेख किया गया था। किनके द्वारा? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। तो इनको अर्थशास्त्र के रचना, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य। इनके पिता कौन है? एडम स्मिथ। तो कई बार कहते हैं कि जब अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी तो इनके पिता चाणक्य को क्यों नहीं माना जाता है? तो इसमें यह होगा कि जब
चाणक्य ने तो सिर्फ राजनीति शास्त्र और सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने ढांचा एक तैयार किया था कि हम राजतंत्र ऐसे चलाएंगे, हमारी प्रजा ऐसे सुखी रहेगी, हमारी सेना में इतना बांटेंगे, हम राजतंत्र को ऐसे चलाएंगे। लेकिन ओसेला विश्वविद्यालय के जब कई अर्थशास्त्रियों ने, 2 अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्को इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मार्को इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की रचना सिर्फ रचना किया है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि विष्णुगुप्त ऑप्शन में दे देगा, कौटिल्य दे देगा, चाणक्य दे देगा, तो एक ही व्यक्ति का तीनों नाम है, आप याद रख लीजिएगा। अब जानते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे MIC लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, ECONOMY लगा दीजिएगा तो अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग व निवेश की क्रिया की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश का अर्थशास्त्र की प्रगति का क्या होता है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र दर्शाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, क्रय हो रहा है, विक्रय हो रहा है। यानी कि किसी एक बाजार है, एक बाजार के अंतर्गत कोई सब्जी लेकर गया, तो जब तक उसका सब्जी है तब तक वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा है, सब्जी वो रखा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन उसने कितना बेचा, हो सकता है कि वो उससे छोटा व्यापारी खरीदा, मानकर चलो कि 50 केजी बैगन लेकर गया, उस बैगन को एक छोटे व्यापारी ने 20 केजी खरीदा, उस 20 केजी को उसने छोटे छोटे ग्राहकों से बेचा। उसके अंतर्गत क्या हुआ, वो 50 केजी जो बैगन ले गया था, यानी कि जो एक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी 50 केजी, उससे 20 केजी खरीदा छोटा व्यापारी। अब क्या था कि 50 केजी था तो ये तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा था कि हाँ हमारे पास इतना समृद्ध, इतना 50 केजी तक बैगन है। जब ये 20 केजी ले गया तो 30 केजी बच गया। अब यहाँ से शुरू होता है अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या था कि अब इसने कितने को बेचा, कितने उसका आय मिला, कितना उसको घाटा लगा, तो ये सब चीज मिला के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात जिस क्षेत्र में होता है उससे हम लोग को कितना लाभ मिला, कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, इसके अंतर्गत आने वाले हर चीज को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था इतना समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था का परिभाषा, अर्थशास्त्र का परिभाषा, कितना प्रकार इनके पिता को नहीं समझ में आएगा। अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर हम लोग कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर भी इसे कह सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, कच्चा माल का आयात निर्यात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत की 60% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पे टिकी हुई है, यानी कि कृषि पे टिकी हुई है। बिहार की जनता, यानी कि बिहार के जो ग्रामीण है या फिर शहरी बिहार की जनता जो है, 60% इनका जो खेती से आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या है, 50% कृषि पे निर्भर, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करती है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि कीजिए, मत्स्य पालन कीजिए, पशुपालन कीजिए, खनन कीजिए, कच्चा माल आप उत्पादित कीजिए, या फिर वाणिज्य यानी कि लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी, इमारती लकड़ी नहीं, इमारती लकड़ी में GST लगता है और जलाने वाली लकड़ी में GST नहीं लगता है। तो इतना सोचिए कि प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें GST के अंतर्गत बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था सकल घरेलू उत्पाद में 1901 में 63.6%। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, यानी कि स्वतंत्र हम जिस समय ब्रिटिश शासन थे, हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, हमारे भारत पे अंग्रेजों का हुकूमत था, उस समय 1901 में आंकड़ा निकाला गया तो 63.6%, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 63.6%। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था 58.60%। 2020 में अभी फिलहाल में इसका योगदान 17% है।
यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका वीडियो मैं पहले बहुत पहले बना दिया हूं, कृपया आप उसे देख लीजिएगा, तब आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो 2020 में प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 17% था। देखिए 1901 में हमारा सकल घरेलू उत्पाद 63.6 यानी कि आज़ादी के पहले इस पे हम लोग निर्भर होते थे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पे। जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना बनता गया आज़ादी के बाद, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए, तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे क्या किया गया, विस्तार किया गया, प्राथमिक क्षेत्र पे योगदान दिया गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 17% अभी योगदान है 2020 में, धीरे धीरे घटता जाएगा। इतना समझ में आ गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। अब जानते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इनमें आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग, लघु उद्योग या फिर बड़ा उद्योग, गैस कारखाना, कुटीर उद्योग, तेल या फिर तेल रिफाइनरी, जहाँ से तेल निकाला जाता है, वहाँ पे गैस निकाला जाता है, उसको हम लोग किस में शामिल किए हैं, द्वितीयक सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि भवन निर्माण, विनिर्माण, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पुल निर्माण हो रहा है, बड़ा बड़ा कम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है, तो वो किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। इसका जीडीपी में योगदान था 1901 में, यानी कि आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1901 में इसका था योगदान था 12.7%। 1947 में हो गया, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14.3%। 2020 में हो गया 29%। देखिए द्वितीयक क्षेत्र बढ़ रहा है लेकिन प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत कम। इसमें मेहनत थोड़ा सा कम लेकिन योगदान बहुत ज्यादा। अभी 1901 में क्या था, 12.7% जीडीपी में योगदान था। 1947 में 14.3% योगदान हो गया। 2020 में 29% योगदान हो गया, अभी बढ़ेगा भी। सेवा क्षेत्र, इतना तो कंफर्म हो गया। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, उद्योग आते हैं, लघु उद्योग कहिए, बड़ा उद्योग, कोई भी उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जीएसटी भी बहुत ज्यादा लगता है। सेवा क्षेत्र, अब जानते हैं सर्विस सेक्टर इसे भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये क्या है, इसमें बैंक, बीमा, ऑनलाइन सर्विस, बैंक हो गया, बीमा हो गया, ऑनलाइन सर्विस, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम किसी चीज को मंगाते हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा। क्योंकि हम घर बैठे, देखो सेवा क्षेत्र उसे कहते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े फिर भी हमारा काम हो जाए। जैसे बैंक है, अब बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा आरबीआई में जाएंगे। हम जिस बैंक के होल्डर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि हमने स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवा के रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा आरबीआई में जाकर पैसा जमा करेंगे, हम अपने बैंक में जाएंगे। बैंक ने बहुत सारी सुविधाएं दी, हम एटीएम के माध्यम से भी जा सकते हैं, एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो हमारे लिए सुविधा हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा मेहनत नहीं लगा। तो इसमें क्या है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र किया गया है, कहा गया है। बैंक हो गया, बीमा हो गया, बीमा कंपनियां खुलवाने के लिए हमें आजकल के जनरेशन में हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। बीमा के लिए मैंने IRDAI के लिए मैंने वीडियो पहले बना दिया, आप देख लीजिएगा कि इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण क्या होता है, इसके कौन कौन सी सरकारी कंपनियां बीमा है, ये समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन सर्विस, यानी कि ऑनलाइन कोई सर्विस करते हैं, यानी कि सर्विस यानी कि हम लोग शॉपिंग करते हैं। अभी कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा कोई चलने वाला क्षेत्र था तो सेवा क्षेत्र था। ऑनलाइन का सर्विस, यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऑनलाइन सर्विस बहुत ज्यादा चल रहा था। जो कंपनियां ऑनलाइन के माध्यम से हमारे घर तक सामान पहुंचाती थी वह कंपनियां आज कोरोना महामारी में सबसे अव्वल है। इसमें अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस है। तो ये सब कंपनियां क्या है, ऑनलाइन माध्यम चालू कर दी हमारे घर तक पहुंचाना। अंदर मुनाफा हुआ। शिक्षा है, परिवहन है, सेवा है। इसमें क्या है, शिक्षा क्या है, क्योंकि हम क्या है, ये भी सेवा का माध्यम है, यानी कि हमें घर बैठे बहुत सारा शिक्षा मिल जा रहा है। यानी कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से घर बैठे शिक्षा ले रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, हमें शिक्षा मिलता है। तो शिक्षा को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। परिवहन, आराम से बैठकर हम देश विदेश जा सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होता। सेवा, सेवा इसमें देखिए कि अगर हम किसी अनाथ आश्रम में काम कर रहे हैं, वहां हमें सेवा के बदले पैसे मिलता है, तो वो पैसा हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जाएगा। यानी कि मानकर चलो कि 10,000 मंथली पे हम किसी अनाथ आश्रम में काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेवा के बदले हमें पैसा मिल रहा है। उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है जिनका हम सेवा कर रहे हैं। मानकर चले कि कोई
चल नहीं सकता, कोई दौड़ नहीं सकता, कोई घूम नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, अगर हम उनका सेवा कर रहे हैं, हाथ से खाना खिला रहे हैं, तो क्या होगा? वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको बैठे बैठे सब मिल जा रहा है। तो इसका जीडीपी में योगदान था 1901 में 23.7% इसका योगदान था, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। 1947 में हो गया 23% 2020 में 53.5% योगदान है इसका सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का यानी कि टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर का योगदान 2020 में 53.5% था। घटा है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर घटा। 1901 में 63.6 था, यानी कि जीवन यापन से लेकर सकल घरेलू उत्पाद तक क्या था, इसमें हम लोग निर्भर थे। जीडीपी में इसका 63.6% योगदान था 1901 में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। 2020 में 17% हो गया। 1901 में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था जीडीपी में 1901 में 12.7% था, अब 2020 में 29% हो गया है। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या था कि 1901 में यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 23.7% था, 2020 में 53.5% हो गया है। इतना तब समझ में आ गया। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा अगर घाटे में चला था तो द्वितीयक क्षेत्र ही चला था, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर रुके थे, उद्योग धंधे बंद थे, कई गैस कारखाने बंद थे, कुटीर उद्योग बंद थे, तेल के कारखाने बंद थे। तो बहुत क्या था, इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला था तो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कोई कंपनी आती है तो इसमें मुनाफा आया है, जैसे रिलायंस है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोगों के पास बहुत मुनाफा आया इसमें कोरोना महामारी में। चौपट हुआ था द्वितीयक क्षेत्र यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर वो चौपट हुआ था। एमएसएमई में बहुत सारे चीजें आती हैं, एमएसएमई के लिए मैं वीडियो पहले बना दिया हूँ, कृपया आप उसे देख लीजिएगा। एमएसएमई के अंतर्गत कई क्षेत्र आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। अब जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में तो इतना योगदान हो गया, अब आंकड़ा निकालता कौन है? तो आंकड़ा निकालने के लिए हमारे पास एक टीम है जिसे हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, यानी कि एनआई नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम जिनको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कौन सी संगठन है, कौन सी संस्था है, हमें कैसे पता चलेगा? मानकर चले कि द्वितीय क्षेत्र में इतना योगदान दे रहा है, मानकर चले द्वितीय क्षेत्र में 2020 में कितना योगदान दिया? 29% योगदान दिया। द्वितीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर क्या किया कि 53.5% योगदान दिया। प्राथमिक सेक्टर क्या किया कि 17% योगदान दिया जीडीपी में। तो निकालेंगे कैसे? राष्ट्रीय आय निकलेगा कैसे? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है सीएसओ, यानी कि सीएसओ का पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि या फिर इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस इसे कह सकते हो। याद रखना कि सीएसओ एक संगठन है जो राष्ट्रीय आय निकालता है। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना किया गया 2 मई 1951 को। याद रखिएगा कि इसका स्थापना किया गया 2 मई 1951 को। इसका कार्यालय है, मुख्यालय है दिल्ली में, यानी कि जो सीएसओ मुख्यालय है, इसका सीएसओ का कार्यालय है वो, यानी कि मुख्यालय वो कहाँ है? दिल्ली में है। इसका स्थापना 2 मई 1951 को किया गया। पहला रिपोर्ट इस समिति ने यानी कि सीएसओ की टीम ने 1956 में, यानी कि आज़ादी के बाद इसका गठन किया गया। 1948-49 में, यानी कि जब हमारा देश सभी तत्काल आज़ाद हुआ था 1948-49 में, इस संगठन ने पहला रिपोर्ट तैयार करने की ठानी और तैयार किया भी, लेकिन उस समय सीएसओ का स्थापना नहीं किया गया था। उसी के आंकड़े के अनुसार सीएसओ का स्थापना किया गया 2 मई 1951 को। रिपोर्ट आधार तैयार की, आधार वर्ष उसका था 1948 और 49 में, जब एक समिति ने जब रिपोर्ट तैयार की हमारे भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में, तो सीएसओ का स्थापना किया गया। इसी के आधार पर याद रखिएगा कि आधार वर्ष 1948 और 49 के आधार पर सीएसओ का स्थापना किया गया। 2 मई 1951 में इसका स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहला रिपोर्ट इस समिति ने 1956 में सौंपा और आधार वर्ष इसका भी 2011-12 में था, लेकिन संशोधन किया गया 2015 में, क्योंकि इस सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 काम नहीं कर रहा था, जीडीपी का सही आकलन नहीं कर पाया। इसीलिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने संशोधन किया 2015 में और आधार वर्ष बना दिया 2017 और 18, यानी कि इसका आधार वर्ष 2017 और 18 भी बनाया गया है। 2017-18 के पहले 2011-12 आधार वर्ष थे। संशोधन के बाद, यानी कि जब केंद्र में सरकार बदली, संशोधन किया गया 2015 में और इसका आधार वर्ष तय कर दिया गया 2017 और 18। पहला रिपोर्ट इतना याद रखना है कि नेशनल इनकम निकालने वाली एक संस्था है जिसका नाम सीएसओ है, जिसे हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस
कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहला रिपोर्ट 1956 में स्थापना किया गया। 2 मई 1951 में आधार वर्ष 1948 और 49 के आंकड़े के अनुसार सीएसओ का स्थापना किया गया। 2 मई 1951 को मुख्यालय दिल्ली में है। पहला रिपोर्ट 1956 में आ गया। आधार वर्ष इसका 2011-12 में था, 2015 में संशोधन किया गया, 2017-18 में इसका आधार वर्ष अभी रखा गया है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्षेत्र पढ़ लिए, 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का कितना प्रकार है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। इतना तो हो गया, जान लिया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। अब प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जनरली हम लोग 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं 2 अर्थव्यवस्था और बताऊंगा, खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था क्या है, 5 मिलाकर के, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था। सबसे पहले जान लेते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसपे निजी कंपनियों का पूरा अधिकार हो, राज्य सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हस्तक्षेप थोड़ा सा होता है, हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी कि इस कंपनियों पे, निजी कंपनियों पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। जो जिस राज्य में जो कंपनियां होंगी, निजी कंपनियां, उस कंपनियों में जो राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा बहुत कम होगा। इसके आयात निर्यात पे वो जब चाहेंगे तब बेच सकते हैं, जो जब उत्पादित जो वस्तु करना चाहेंगे कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है उसको नहीं कर सकते हैं उत्पादित। अगर जिस संबंधित वह कंपनी है, यानी कि लोहा बनाने वाली कंपनी है, तो लोहा के समान उत्पादन कर सकती है, किसी को बेच सकती है। इस पर राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अंतर्गत यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले कई देश हैं, वैश्विक स्तर पे कई देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसए है। ये क्या है, ये सब देश क्या होते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिजनेस को बढ़ावा देती है। अपने सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि बहुत मात्रा में बढ़ाती है। सरकारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है, लेकिन इसमें क्या है, उदारवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को मौका मिलेगा। आप भी जाइएगा, वहाँ भी उद्योग कर लीजिएगा। वहाँ के नियम बहुत कठोर नहीं है, भारत जैसे नियम यहाँ के कठोर नहीं है, वहाँ बहुत आसान नियम है। इसीलिए वहाँ पे उदारवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। और भारत भी इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, निजीकरण में बढ़ावा दे रहा है, ताकि हमारे घरेलू सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो सके। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे बढ़ावा दे रहा है। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन उदारवादी अर्थव्यवस्था, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन इसके अंतर्गत आते हैं। भारत भी इसे धीरे धीरे अपना रहा है। अब जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिस पे पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, राज्य सरकार का अधिकार हो। राज्य सरकार या फिर सरकार, केंद्र सरकार जब चाहे उसे तब बंद कर सकती है, उसमें कई सारे बदलाव कर सकती है, उसके आयात निर्यात पे रोक लगा सकती है, उसके विस्तार का आदेश भी दे सकती है, उसको बंद करने का आदेश भी दे सकती है। यहाँ पे क्या होता है, भारत में कई तरह के कई कंपनियां हैं जो सरकार के अधीन आती हैं, जैसे BHEL है, सेल है, वेल है, हेल यानी कि जो जहाज बनाती है, इसमें BHEL है जो रेलवे का इंजन बनाता है, टरबाइन बनाता है, सेल है यहाँ पे क्या करता है, यह लोहा बनाता है हमारे यहाँ। इसमें क्या है, इसको सामाजिक नियंत्रण भी कहा जाता है, यानी कि सार्वजनिक कंपनियां भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत के अंतर्गत भी इसमें मिलता है। BHEL, सेल, वेल और हेल है। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक रूस, देखिए रूस सिर्फ ऐसा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी सरकार भी बनाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी अपनाता है। इसमें क्या किया कि रूस की जितनी कंपनियां हैं, रूस के सहायता से ही BHEL का स्थापना हुआ, सेल का स्थापना हुआ, HAL का स्थापना किया गया, इसके अनुसार ही भारतवर्ष में। तो इसमें क्या होता है कि रूस की जीडीपी में जब गिरावट होने लगी तो ये भी उदारवादी की तरफ भागने लगा, यानी कि निजी की तरफ भागने लगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विस्तार करने लगा, लेकिन पूरी तरह से किया नहीं है। रूस अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो इतना समझ में आ गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। इसमें क्या है कि
भारत का है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, और सार्वजनिक कंपनियों से कई गुना बड़ा प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे टाटा, JSW। ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनियां होते हुए, जैसे भूषण स्टील पावर प्लांट है, जिंदल स्टील वर्क्स है, टाटा टेक्नो है, टाटा टेल्को, जो भी है टाटा का कंपनी, इसमें क्या है, क्या है, सरकारी कंपनियों से बड़ी बड़ी ये दोनों कंपनियां हैं। इसमें क्या होगा कि सरकार से अगर ये लोग कोयला मांग रहे हैं तो सरकार उसको देगा, क्योंकि इसके सार्वजनिक क्षेत्र का है तो उससे तो इसको कोयला देगा, ताकि ये सरकार को टैक्स देता है। टैक्स के बदले क्या होगा, अपने उद्योग धंधा चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, तो इसमें से वो सरकार मना नहीं कर सकता। अब सरकारी संस्था की कंपनी है BHEL और सेल, इसमें क्या होता है, यह दोनों व्यवस्थाएं चल रही है। निजी कंपनियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, सरकारी कंपनियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आता है क्योंकि टाटा और JSW जैसे बड़े बड़े निजी कंपनियां भी भारत देश के अंतर्गत आती हैं, और BHEL सेल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया जाता है। एग्जाम में भी पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला कौन सा देश है, भारत। देखिए, इसमें कंफ्यूज यहाँ पे हो जाता है आदमी, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे आदमी कंफ्यूज यहाँ हो जाता है क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी भारत आता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी भारत आता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है वो क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इतना समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था के प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये जनरली है, सब लोग पढ़ते हैं। अब जानते हैं खुली अर्थव्यवस्था के बारे में कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। खुली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं कि जिसमें पूंजीवादी का अधिकार होता है, आयात निर्यात पे राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता भी है तो बहुत कम मात्रा में, यानी कि नगण्य मात्रा में होता है। इसमें आने वाले देश हैं USA, भारत में क्या होता है कि न्यूनतम प्रतिबंध है, अगर राज्य सरकार चाहेगी भी तो न्यूनतम प्रतिबंध लगा देगी। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी का अधिकार होता है, अपने निर्यात आयात को पूरी तरह से वो जिस देश में चाहे बेच सकते हैं, जिस देश से चाहे आयात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इजाजत, अगर मानकर चलो कि दूसरे देश में हम सामान बेच रहे हैं अपने कंपनी से, तो सरकार से परमिशन लेना रहता है। सरकार उसमें हाँ या ना इतना कहती है, बाकी उस चीज पे फोकस नहीं करते, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार को बहुत फायदा होता है और टैक्स भी मिलता है। भारत सरकार में अभी भारत में SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन इसके अंतर्गत आता है। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत SEZ आता है, जो गुजरात में बहुत मात्रा में SEZ संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं जो अपना माल बनाती हैं, विदेशों में बेचती हैं, विदेशों से आयात निर्यात करके अपने यहाँ सामान बनाकर, भारत में सामान बनाकर विदेश में बेचती है, विदेश से सामान यहाँ लाती है। वहाँ की सरकार यानी कि भारत की सरकार और राज्य सरकार सिर्फ अनुमति पत्र पे हस्ताक्षर करती है कि हाँ आप उस देश से सामान लाइए, यहाँ बेचिए, उत्पादित कीजिए, आप मर्चेंट नेवी के शिप से ले जाइए या फिर इंडियन नेवी के शिप से ले जाइए, इतना इजाजत देती है भारत सरकार। और USA की सरकार, भारत सरकार को इसमें बहुत फायदा होता है। SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में बहुत सारे चीज बनते हैं, खिलौने ज्यादा बनते हैं और भी बहुत चीजें बनते हैं। अब बंद अब इतना समझ में आ गया, खुली अर्थव्यवस्था पूंजीवादियों का अधिकार होता है। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, बंद अर्थव्यवस्था ऐसी कोई अर्थव्यवस्था होती नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली एक देश के लिए अर्थव्यवस्था का 5वां प्रकार बनाना पड़ा। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं कि जिस देश से न आयात हो न निर्यात हो, वहाँ की जनता वही का सामान उत्पादित करे और अपने ही देश के अंतर्गत बेचे। अगर भारतीय मानचित्र के अंतर्गत अगर हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं और भारतीय मानचित्र के अंदर उस उत्पादित वस्तु को हम भारतीय मानचित्र के अंदर ही बेचते हैं, अगर हम दूसरे देश से नहीं बेचते हैं, एक दूसरे राज्य में बेचते हैं, तो यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था ही नहीं होती, लेकिन फिर भी उत्तरी कोरिया को देखते हुए अर्थव्यवस्था को 5 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें आयात निर्यात नहीं होता। अभी क्या है, उत्तरी कोरिया क्यों निर्यात नहीं करते? क्योंकि सारे के सारे देश इस पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध वजह हाइड्रोजन बम परमाणु परीक्षणों के कारण कई बार भूकंप के झटके चाइना तक आ जाते थे, इसीलिए चाइना ने और बाकी देशों ने यूएनओ में आवाज उठाई और प्रतिबंध लगाने के लिए फैसला किया। सारे देश, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश भी उत्तरी कोरिया पे प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसीलिए
बंद अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है। बहुत कम मात्रा में आयात निर्यात होता है, ऐसा नहीं है कि कोई देश ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि जो बंद अर्थव्यवस्था का पालन करता हो, क्योंकि वहाँ कई चीज़ें कमियां होती ही होती हैं। भारत अभी उत्तरी कोरिया के पास बहुत सारा सामान भेजता है, आयात निर्यात होते रहते हैं, तो इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था उतना महत्व नहीं रखता। खुली अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग नई अर्थव्यवस्था यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इतना कंफर्म हो गया, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल किसको किसको मिला है। देखिए, नोबेल प्राइज अभी तक 20, 25, 30 आदमी तक को मिल चुका है नोबेल प्राइज, यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा क्योंकि हम सब भारत के हैं, तो भारत से संबंधित अर्थशास्त्रों के बारे में एग्जाम में पूछता है। पहला जब नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था, तो 1969 में जब पहला नोबेल का पुरस्कार अर्थशास्त्री, मतलब कि एक नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा, नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे एक देश है, वहाँ के अर्थशास्त्री थे, उनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ तक कि एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उनको भी प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम, भारत में देखिए याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया अमर्त्य सेन, जो भारतीय थे। 1998 में इनको अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। दूसरा क्या है, अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी, जो मुख्य रूप से बंगाली हैं, यानी कि भारतीय हैं मूल रूप से, लेकिन उन्होंने शादी किया अमेरिका, यूएस में, यूएस के अंतर्गत इन्होंने शादी किया, जिस वजह से इनकी नागरिकता वहाँ की हो गई। आप किसी भी देश में क्यों न जन्मे, क्यों न पढ़े बढ़े हों, लेकिन अगर आप किसी देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो वहाँ का नागरिक बन जाते हो। अगर आप कोई बड़ा काम भी करते हो, कोई आपराधिक काम भी करते हो, तो वहीं के नागरिक माने जाओगे। तो क्या था, अभिजीत बनर्जी ने तो कोलकाता स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही उन्होंने पढ़ाई की, कलकत्ता में ही पढ़े, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेजुएशन और पीजी करने और पीएचडी करने के लिए वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। अभी एमआईटी में प्रोफेसर हैं, एमआईटी एक है, वहाँ के एमआईटी एक कॉलेज है, एमआईटी में प्रोफेसर है। अभी क्या है, ये यूएस में क्या है, जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो यूएस, इनके सर्टिफिकेट पे यूएस लिखा गया था उनकी नागरिकता पे, लेकिन ये मूल रूप से भारत के हैं, लेकिन भारतीय, एक ही भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर सर्टिफिकेट के अनुसार देखें तो यूएस में अभिजीत बनर्जी, यूएस ही लिखा रहेगा, लेकिन 1998 में अभिजीत बनर्जी को मिला। भारतीय मूल के ये थे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी। 2019 में मिला था। इनकी 3 टीमें थी। स्टर्डुफ्लो फ्रांस के रहने वाले, गरीबी के मामले में मिला तीनों। माइकल क्रेमर थे यूएस 2019 में, क्रेमर यानी कि माइकल क्रेमर यूएस के रहने वाले थे। ये भी अभिजीत बनर्जी यूएस यानी कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री यूएस के रहने वाले। इसमें स्टर्डुफ्लो, ये तीनों लोगों ने मिल करके क्या किया था कि जो वैश्विक स्तर की गरीबी थी इसको दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई, इसके समक्ष रखा गया। और जब वहाँ के थे कई अर्थशास्त्रियों ने इसे सराहा और अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया 2019 में। अभी 2020 में करेंट अफेयर्स के, ये आप नेट का एग्जाम दोगे, दिसंबर का जो नेट का एग्जाम आता है, नेट सेट या फिर जेआरएफ का एग्जाम अगर किसी का होगा तो ये प्रश्न आएगा, इतना याद रखिएगा। ये 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक प्रश्न था, क्योंकि 2020 में जो जून जुलाई में 2019 में जो एग्जाम हुआ था जून जुलाई में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। जब 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसमें पूछा गया था कि अभिजीत बनर्जी यानी कि 2019 में किसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें अभिजीत बनर्जी का ऑप्शन था। तो अभिजीत बनर्जी पे टिक लगाइएगा। और दूसरा पूछा गया था कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो उसमें एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता था, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित बुक उनका प्रचलित हुआ था। उस समय उसको नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा भी किया गया था, लेकिन 100 वर्ष बाद उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसमें क्या होता है, इतना याद रखिएगा कि 2020 में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, मिलग्राम और विल्सन। ये अमेरिका के हैं, यानी कि अमेरिकी निवासी, यानी अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिनको 2020 में
ये दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, मिलग्राम और विल्सन। बाकी याद रखो न रखो, लेकिन ये 4 नंबर का है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये 4 नंबर यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न पूछता है नेट में, तो मिलग्राम और विल्सन यानी कि अगर 2 भी पूछता है करेंट का है। ये 2019 वाला भी पूछ सकता है, 2020 वाला भी पूछ सकता है। इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। मिलग्राम और विल्सन जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उनको 2020 में अभी इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। इतना तो समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार, अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, इनके पिता कौन है, अर्थव्यवस्था का रचना कौन किया, अर्थशास्त्र का रचना कौन किया, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे सब। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से, देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित और भी प्रश्न लेकर मैं उपस्थित रहूंगा आप सबों के बीच, जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। जय हिंद, जय भारत।